एक बड़े से आलीशान बंगले के मेन गेट पर बैठा एक पत्रकार चाय की चुस्कियां लेते हुए बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहा है। सिक्योरिटी गार्ड के कमरे में रखी रेडियो पर विविध भारती चल रहा है और वहां खड़े दो हट्टे कट्टे पहलवानों जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स इस पत्रकार को घूरे जा रहे हैं। सफेद और नीले रंग की कमीज पहने ये पत्रकार अपनी चाय खत्म करके कप नीचे रखता है और कुर्सी से खड़ा हो हिचकिचाते हुए एक गार्ड से पूछता है, पहलवान जी और कितनी देर लगेगी? 1 घंटा तो हो गया। अरे बाबू, जब तक भीतर से फोन नहीं आ जाता तो कैसे जाइएगा? आपको ऐसे नहीं भेज सकते ना। इतना सा बात आपकी समझ में काहे नहीं आ रहा है? आराम से बैठ जाइए, चाय बिस्कुट और चाहिए तो बता दीजिए, मंगवा देंगे। चलिए बैठ जाइए। चाहे आप कितने ही बड़े पत्रकार क्यों ना हो, जब AK-47 टांगे 6.5 फुट का एक पहलवान आपसे चुपचाप बैठने को कहता है तो आप चुपचाप बैठ जाते हैं। लगभग 15 मिनट बाद गार्ड के कमरे में रखा इंटरकॉम बजने लगता है। ओ पत्रकार बाबू, चलिए भैया जी बुला रहे हैं। ये कहते हुए गार्ड पत्रकार को अपने साथ ले बंगले के अंदर चलना शुरू कर देता है। काले रंग का मोटे फ्रेम वाला चश्मा पहने पत्रकार अंदर का दृश्य देख थोड़ा सहम थोड़ा चौंक जाता है और अपने चश्मे को उतार कमीज से साफ करते हुए फटी हुई आंखों से चारों तरफ का नजारा देखने लगता है। ये पत्रकार देखता है कि इस बंगले के चारों तरफ बनी ऊंची दीवार से लेकर गार्डन और बरामदों से लेकर बालकोनियों तक चप्पे चप्पे पर राइफलधारी पहलवान पहरा दे रहे हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद ये गार्ड पत्रकार को बंगले के मेन गार्डन में ले जाता है, जहां पहले से ही 2 कुर्सी और एक मेज रखे हुए थे। बैठ जाइए भैया जी आ रहे हैं। ये बोलते हुए वो गार्ड वापस मेन गेट की तरफ निकल जाता है और उसकी जगह दूसरे 2 गार्ड्स इस पत्रकार के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। पीछे खड़े इन बंदूकधारी मुस्टंडों पर एक नजर फिराने के बाद ये पत्रकार अपने बैग से कॉपी और पेन निकाल मेज पर रख ही रहा होता है कि तभी इसकी आंखों के सामने अंगूठियों से लदा एक विशालकाय हाथ प्रकट होता है और इस मेज के ऊपर एक चमचमाती सिल्वर रंग की 357 मैग्नम रिवॉल्वर रख देता है। रिवॉल्वर को देख बुरी तरह घबरा चुका है पत्रकार जैसे ही अपनी नजरें ऊपर उठाता है तो इसके सामने अपनी मूंछों को ताव दे रहा एक लंबा चौड़ा बाहुबली खड़ा होता है। वो क्या है कि हम मीडिया को ज्यादा इंटरव्यू देना पसंद नहीं करते। सुनहरे फ्रेम का चश्मा पहने ये बाहुबली कुर्सी पर बैठते हुए आगे कहता है, ऐसा नहीं है कि हमें तुम मीडिया वालों से कोई प्रॉब्लम है, बस वो क्या है कि जब हम बोलना शुरू करते हैं तो साला सब कुछ बोल जाते हैं। साला हमारा बस एक के ही प्रॉब्लम है, हमें नेताओं की तरह बोलना नहीं आता। नमस्कार, जय मां भारती। इंटरव्यू देते समय अपनी 357 मैग्नम रिवॉल्वर से खेलने वाले इस बाहुबली का नाम है मुख्तार अंसारी। एक ऐसा नाम जिसके ऊपर आपको पूर्वांचल में 2 बिल्कुल अलग अलग प्रकार की राय मिलती हैं। जहां कई लोगों के लिए मुख्तार अंसारी एक रॉबिन हुड है, एक मसीहा है, तो वहीं कई लोगों के लिए एक अपराधी से ज्यादा कुछ भी नहीं। 2009-10 तक मऊ, जौनपुर, गाजीपुर और बनारस के आपराधिक और राजनैतिक जगत पर निर्विवादित राज करने वाले मुख्तार अंसारी का काफिला जब भी सड़कों पर निकलता था तो एक के पीछे एक 20 से 25 SUV गाड़ियों की लाइन लग जाया करती थी और काफिले में शामिल हर गाड़ी की नंबर प्लेट में 786 नंबर जरूर होता था। ये वो दौर था जब किसी भी चाय की दुकान या पान के खोखे पर बैठे चाचा आपको बता देते कि 6 मोबाइल फोन रखने वाला अंसारी जब बाहर निकलता है तो अपने गैंग में सबसे लंबा चौड़ा दिखता है। यहां तक कि उसके बॉडीगार्ड्स भी हाइट में उससे छोटे ही होते हैं। 30 जून 1963 के दिन उत्तर प्रदेश के यूसुफपुर में जन्मे मुख्तार अंसारी को राजनीति विरासत में मिली। मोतीलाल नेहरू के करीबी माने जाने वाले डॉक्टर MA अंसारी, जो 1920 के दशक में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, मुख्तार अंसारी के दादा हैं। 70 का दशक जिसमें मुख्तार ने अपना बचपन गुजारा, ये वो दशक था जिसमें पूर्वांचल के ऊपर समाजवादियों का दबदबा था।
जब मुख्तार अंसारी गाजीपुर के पीजी कॉलेज से पढ़ाई कर रहा था, उस समय तक उसके भाई राजनीति में आ चुके थे और वो भी उनके पद चिन्हों पर चलने का मन बना चुका था। इसीलिए बीएचयू में एडमिशन लेने के बाद 1996 में स्टूडेंट यूनियन के रास्ते मुख्तार ने मऊ से बीएसपी के टिकट पर एमएलए का चुनाव लड़ा और वो जीत भी गया। लेकिन एमएलए की ये सीट उसके लिए काफी नहीं थी। वो तो पूरे पूर्वांचल में अपने वर्चस्व का सपना देख रहा था, ऐसा निर्विवादित संपूर्ण वर्चस्व जिसको कोई सपने में भी चुनौती देने की हिम्मत ना कर सके। अपने सपने को पूरा करने के लिए अब मुख्तार को किसी भी कीमत पर रंगदारी, कोयले की खुदाई, सरकारी कंस्ट्रक्शन, रेलवे और शराब के ठेकों पर अपना कब्जा जमाना था। मुख्तार की कहानी उस आदमी की बिल्कुल नहीं है जिसको परिस्थितियां अपराध की दुनिया में धकेल देती हैं, या फिर कि जिसको अपने परिवार का पेट पालने के लिए मजबूरी में अपराध का रास्ता चुनना पड़ता है। मुख्तार के लिए तो अपराध की दुनिया में आना एक सोची समझी करियर मूव थी। कॉलेज के दिनों में ही मुख्तार ने मखनू सिंह का गैंग ज्वाइन कर लिया था, जिसका काम जमीन के टुकड़ों पर अवैध कब्जे करना, कब्जे खाली करवाना और व्यापारियों को डरा धमकाकर उनसे गुंडा टैक्स वसूलना था। इस काम में मखनू गैंग के सामने खड़ा था प्रतिद्वंदी साहिब सिंह गैंग। सैदपुर में एक प्लॉट के ऊपर कब्जे को ले दोनों के बीच भिड़ंत होती है और यहीं से इन दोनों गैंग्स के बीच की दुश्मनी विकराल रूप ले लेती है। जहां मखनू गैंग में मुख्तार बहुत तेजी से ऊपर चढ़ रहा था, वहीं साहिब सिंह गैंग में भी एक लड़का ऐसा था जो प्रदेश के अपराध जगत को अपनी मुट्ठी में करने के सपने संजो रहा था। एक भूमिहार का लड़का जो मुख्तार ही की तरह समस्त पूर्वांचल में अपने नाम का परचम लहराना चाहता था। ब्रजेश सिंह का जन्म वाराणसी के एक प्रभावशाली घर में हुआ था। उसके पिता रविंद्र सिंह सिंचाई विभाग में काम करते थे और उनकी गिनती इलाके के जाने माने लोगों में हुआ करती थी। रविंद्र सिंह स्थानीय राजनीति में भी सक्रिय थे और वो अपने बेटे ब्रजेश से कितना ज्यादा प्यार करते हैं इसके किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में होनहार ब्रजेश 12वीं कक्षा में टॉप करने के बाद बीएससी में एडमिशन ले लेता है और वहां भी उसे डिस्टिंक्शन मिलती है। ब्रजेश पूरी लगन के साथ उसी रास्ते पर चल रहा था जिस पर उसके पिता उसे चलाना चाहते थे। वो उसे एक आईएएस ऑफिसर बनता हुआ देखना चाहते थे और ब्रजेश भी अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत कर रहा था। लेकिन सपनों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि वो अक्सर पूरे नहीं होते या फिर टूट जाया करते हैं। एक पुराने जमीन के विवाद के कारण रविंद्र सिंह की इलाके के दो नामी बदमाशों हरिहर सिंह और पांचों सिंह के साथ रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के चलते 27 अगस्त 1984 के दिन हरिहर और पांचों सिंह अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर दिन दहाड़े रविंद्र सिंह की हत्या कर डालते हैं। असमय हुई अपने पिता की इस निर्मम हत्या से ब्रजेश पूरी तरह टूट जाता है। जिस पिता के सपने को पूरा करने के लिए वो दिन रात किताबों में डूबा रहता था, अब वो इस दुनिया में नहीं थे और ये सच्चाई ब्रजेश को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसके अंदर बदले की चिंगारी सुलगना शुरू हो चुकी थी, चिंगारी जो जल्द ही ज्वालामुखी बन फटने वाली थी और इसके लावा से पूरे पूर्वांचल का तापमान बिगड़ने वाला था। ब्रजेश के कमरे की वो अलमारियां जो कभी किताबों से भरी रहती थीं, अब उनमें हथियार रहने लगे थे। वो दीवारें जिन पर कभी वो अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल लगाया करता था, उन पर अब उसके पिता के हत्यारों की तस्वीरें लगने लगी थीं। आईएएस की पढ़ाई छोड़ अब ब्रजेश हरिहर और पांचों सिंह की दिनचर्या को पढ़ने में अपना पूरा दिन निकालने लगता है। ये दोनों कब उठते हैं, कब सोते हैं, दिन भर में कहां जाते हैं, किस किस से मिलते हैं, कहां खाते हैं, कहां पीते हैं, इस प्रकार की हर बारीक से बारीक डिटेल इकट्ठा कर ब्रजेश अपने कमरे की उसी दीवार पर नोट कर रहा था जिस पर उसके पिता की माला चढ़ी तस्वीर टंगी हुई थी। करीब 1 साल की प्लानिंग के बाद आखिर वो दिन आ ही जाता है जिसके इंतजार में ब्रजेश ने खुद को पूरी दुनिया से अलग थलग कर लिया था। 27 मई 1985 के दिन अपने हाथों में एक नई शॉल लिए ब्रजेश हरिहर सिंह के घर पहुंचता है, जो उस समय दोपहर का खाना खा रहा था। चाचा जल्दी रोटी खा लो, मैं आपको मारने आया हूं।
ये कहते हुए ब्रजेश हरिहर के पैर छूता है और वो शॉल उसकी गोद में रख देता है। चाचा माफ करना, लेकिन मुझे पिता की हत्या का बदला तो लेना ही पड़ेगा। ये कहते हुए ब्रजेश एक के बाद एक कई गोलियां हरिहर के सीने में उतार देता है। हरिहर को खत्म करने के बाद भी ब्रजेश के बदले की आग शांत नहीं होती और अब वो पांचू सिंह और उसके पिता की हत्या में शामिल बाकी के लोगों को खत्म करने की योजना बनाने लगता है। इन लोगों में धरहोरा गांव का प्रधान रघुनाथ सिंह भी शामिल था। लगभग एक साल बाद 9 अप्रैल 1986 के दिन चौबेपुर के पास स्थित सिकरौरा गांव अचानक ही गोलियों के शोर से गूंजने लगता है। रघुनाथ सिंह समेत 6 आदमी ब्रजेश के हाथों मारे जाते हैं और ब्रजेश खुद भी इस हमले में घायल हो जाता है। यह पहली बार था जब प्रदेश के अंदर किसी आपसी रंजिश में AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। 1986 में हुआ यह कांड पूरे प्रशासन को हिलाकर रख देता है और गैंग वॉर को रोकने की कोशिशों के चलते एक एनकाउंटर में पांचू सिंह मारा जाता है। उधर गोली लगने के बाद गिरफ्तार हो चुका ब्रजेश पुलिस को चकमा दे अस्पताल से भागने में सफल हो जाता है, लेकिन सलाखों से बचने के लिए वो ऐसा वन वे पकड़ता है जिस पर यू टर्न्स नहीं हुआ करते, होते हैं तो बस डेड एंड्स। अपने पिता का बदला लेने के बाद अस्पताल से भागा ब्रजेश अपराध की दुनिया में अब बहुत आगे आ चुका था। उसने गाजीपुर इलाके में सक्रिय साहिब सिंह का गैंग ज्वाइन कर लिया था और अब वो एक एक करके जिले के सभी सरकारी ठेकों पर कब्जा कर रहा था। ये वो ठेके थे जिनके ऊपर मखनू सिंह गैंग का कब्जा हुआ करता था और इस गैंग के लिए इन ठेकों को लेने का जिम्मा जिस बाहुबली को सौंपा गया था उसका नाम था मुख्तार अंसारी। अपने हाथ से एक के बाद एक कई ठेके जाते देख मुख्तार को समझ में आ गया था कि उसे ब्रजेश का कुछ ना कुछ इलाज तो करना ही पड़ेगा। 1996 में मुख्तार BSP के टिकट पर मऊ से चुनाव लड़ता है और अपने बाहुबल के आधार पर बहुत ही आसानी से विधानसभा पहुंच जाता है। मुख्तार के 2 भाई तो पहले से MLA थे ही और अब वो भी MLA बन गया था। इसका मतलब यह था कि अब वो ब्रजेश को मात देने के लिए प्रशासन और पुलिस दोनों का ही इस्तेमाल कर सकता था और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। मुख्तार के MLA बनते ही पुलिस हाथ पैर धोकर ब्रजेश के पीछे पड़ जाती है। अब एक तरफ तो प्रशासन आए दिन उसके नजदीकियों के ऊपर दबिश डाल रहा था, वहीं दूसरी तरफ मुख्तार का गैंग उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर चुका था। इन्हीं हमलों की कड़ी में एक दिन ब्रजेश के सबसे करीबी दोस्त अजय खलनायक के ऊपर भी हमला होता है, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो जाता है। ये वाला हमला ब्रजेश के लिए ताबूत में आखिरी कील थी। 2001 में जुलाई की एक रात लगभग 1:30 बजे ब्रजेश के फोन की घंटी बजती है। वो फोन उठाता है और कुछ सेकंड तक हाँ करने के बाद घर से बाहर निकल अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। भैया जी इस टाइम कहाँ जा रहे हैं? कम से कम 2-4 लड़के तो लेते जाइए। ब्रजेश का सबसे पुराना और विश्वसनीय बॉडीगार्ड उससे कहता है तो ब्रजेश उत्तर देता है, नहीं ये काम हमें अकेले ही करना है। 1 घंटे में वापस नहीं लौटे तो घर खाली करके सबके सब अंडरग्राउंड हो जाना। ये बोलते ही ब्रजेश अपनी पिस्टल को एक बार चेक करके साथ वाली सीट पर रखता है और गाड़ी का एक्सेलरेटर दबा देता है। लगभग 15 मिनट बाद ब्रजेश की गाड़ी एक चमड़ा बनाने वाली फैक्ट्री के बाहर जाकर रुक जाती है जो कई सालों से बंद पड़ी हुई थी। गाड़ी के अंदर घुसते ही एक आदमी फैक्ट्री के गेट को बंद करता है और ब्रजेश की गाड़ी की तरफ चलना शुरू कर देता है। जैसे ही आदमी गाड़ी के पास पहुंचता है ब्रजेश गाड़ी से नीचे उतरता है और यह आदमी उसके पैर छूने लगता है। हाँ ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी बताओ क्या खबर लाए हो? भैया जी वो परसों गाजीपुर जा रहा है, उसके पास ज्यादा गाड़ियां भी नहीं होंगी, बहुत अच्छा मौका है। इस आदमी की बात खत्म होते ही ब्रजेश कुछ सोचने लगता है और फिर अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन खबर तो पक्की है ना? हाँ भैया जी हम खुद ही सारे इंतजाम किए हैं। जैसे इस आदमी की बात खत्म होती है ब्रजेश अपनी गाड़ी का डैशबोर्ड खोलता है और एक 500 की गड्डी उसके हाथों में थमा देता है। यह आदमी ब्रजेश को जिसकी खबर दे रहा था वो कोई और नहीं बल्कि मुख्तार अंसारी था और यह आदमी खुद अंसारी का एक विश्वसनीय गुर्गा।
अपने खबरी से मिली जानकारी के आधार पर ब्रजेश मुख्तार अंसारी को टारगेट करने का प्लान बना लेता है। दोपहर के समय मुख्तार की गाड़ी उसरी चट्टी नामक इलाके से गुजर रही होती है कि तभी एक ट्रक उसके पीछे पीछे लग जाता है, गाड़ी को ओवरटेक करता है और फिर आगे आगे चलने लगता है। इसके कुछ सेकंड्स बाद एक कार भी अंसारी की गाड़ी के पीछे लग जाती है। ब्रजेश और उसके कई हथियारबंद साथी इसी कार में सवार थे। प्लान के अनुसार एक अच्छा सा स्पॉट आने पर ट्रक को अचानक अपने ब्रेक्स मारने थे और फिर जैसे ही मुख्तार की गाड़ी रुकती, पीछे आ रही कार में बैठे ब्रजेश और उसके साथी अंधाधुंध फायरिंग ओपन कर डालते। लेकिन वो ब्रजेश जो अपने प्लान्स में छोटी से छोटी डिटेल्स का ध्यान रखने के लिए जाना जाता था, इस बार जल्दबाजी में कई गलतियां कर जाता है। ब्रजेश और उसका गैंग एक बात भूल जाते हैं कि जिस सड़क पर यह सब होने वाला है उस पर एक रेलवे फाटक भी पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो रेलवे फाटक आ जाता है। अंसारी की गाड़ी और उसके आगे चल रहा ट्रक जैसे ही रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हैं, फाटक बंद हो जाता है। अब वो ट्रक और अंसारी की गाड़ी तो फाटक के उस तरफ थे, लेकिन ब्रजेश की कार इस तरफ। कोई दूसरा रास्ता ना देख ब्रजेश अपनी जेब से अपना फोन निकालता है और एक नंबर डायल करके कहता है, भून दो साले को। 5 सेकंड बाद ट्रक का पिछला दरवाजा खुलता है और AK-47 लिए दो लड़के अंसारी की गाड़ी पर दनादन गोलियां बरसाते हुए नीचे कूदने लगते हैं। इन दोनों के पीछे पीछे और भी कई आदमी ट्रक से नीचे कूदते हैं और गोलियां बरसाने में लग जाते हैं। अपने जीवन में पहली बार एक अधपके प्लान को अंजाम दे रहा ब्रजेश शायद भूल गया था कि यह पहली बार नहीं है जब मुख्तार और गोलियों का आमना सामना हो रहा है। जैसे ही मुख्तार के बॉडीगार्ड्स रिटर्न फायर शुरू करते हैं, वो गाड़ी का दायां दरवाजा खोलता है और फायरिंग करता हुआ किसी तरह सड़क के साथ वाले खेत के अंदर घुसने में सफल हो जाता है और देखते ही देखते सबकी आंखों से ओझल भी। इस हमले में मुख्तार के 3 जबकि ब्रजेश के 2 आदमी मारे जाते हैं। ब्रजेश को भी एक गोली लगती है और अगले दिन पूरे पूर्वांचल में हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात होती है कि भूमिहार ब्रजेश सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस नाकाम हमले के बाद मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का इकलौता बाहुबली, अकेला सबसे शक्तिशाली गैंग लीडर बन जाता है। अब मुख्तार पूरी तरह निश्चिंत हो चुका था, इतना निश्चिंत कि वो आगामी चुनावों में अपनी पार्टी से पूरे 30 प्रत्याशी खड़े कर देता है और जैसे ही उसके प्रत्याशी चुनावी अभियान में उतरते हैं, मऊ में दंगे छिड़ जाते हैं। इलाके में कर्फ्यू लगा दिया जाता है और इसी कर्फ्यू के दौरान मुख्तार अंसारी अपनी खुली जीप में लोगों को घूमता हुआ दिखाई पड़ता है। दशहरे के पास हुए इन दंगों में 9 आदमी मारे जाते हैं। मुख्तार के ऊपर दंगे भड़काने और कर्फ्यू तोड़ने का केस दर्ज कर लिया जाता है और प्रदेश पुलिस मुख्तार को पकड़ने के लिए लखनऊ, मऊ और गाजीपुर में एक के बाद एक छापे मारना शुरू कर देती है। इसी बीच लखनऊ में मुख्तार और सपा के एक बड़े नेता के बीच अत्यंत गुप्त मुलाकात होती है और इस मुलाकात के अगले दिन वो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। मुख्तार पर हुए हमले के 4 साल बाद बीजेपी के MLA कृष्णानंद राय, जिनको ब्रजेश सिंह का करीबी माना जाता था, गाजीपुर में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने आते हैं। उद्घाटन समारोह के बाद वापस लौट रहे कृष्णानंद और उनके साथियों से लदी दोनों गाड़ियां उसरी चट्टी से गुजर रही होती हैं। वही उसरी चट्टी जहां 2001 में ब्रजेश ने मुख्तार के ऊपर हमला किया था। लगभग 1:30 बजे का समय था कि अचानक 6 आदमी एक छोटे से पुल के ऊपर इन दोनों गाड़ियों को घेर लेते हैं और अपनी AK-47 राइफलों से अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं। जब ये 6 आदमी रुकते हैं, तब तक कृष्णानंद की दोनों गाड़ियों पर कुल 500 गोलियां चल चुकी होती हैं। कृष्णानंद राय और उनके साथ मौजूद 6 आदमी मौके पर ही दम तोड़ देते हैं। इन 6 में से 5 उनके साथी थे और एक बॉडीगार्ड। यह हत्या प्रदेश के इतिहास की सबसे सनसनीखेज राजनैतिक हत्या थी। प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी और राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं और इसी दबाव के चलते प्रशासन को मुख्तार और उसके भाई अफजल के खिलाफ केस दर्ज करना ही पड़ता है।
30 जुलाई 2008 के दिन वाराणसी के सिगरी में 3 बंदूकधारी एक गाड़ी के ऊपर हमला कर देते हैं। इस गाड़ी में सवार धर्मेंद्र कुमार नामक व्यक्ति घायल होता है, जबकि उसका ड्राइवर प्रमोद यादव मारा जाता है। घायल होने वाला यह व्यक्ति धर्मेंद्र कृष्णानंद राय केस में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य विटनेस था। इस हमले में भी मुख्तार को मुख्य आरोपी बनाया जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद धर्मेंद्र एक एफिडेविट जमा कर न्यायालय से कहता है कि मुख्तार अंसारी निर्दोष है और उसके खिलाफ चल रही कार्यवाही को तुरंत बंद कर दिया जाए। गाजीपुर में हुई कृष्णानंद राय की हत्या के लगभग 3 साल बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भुवनेश्वर से अरुण कुमार नाम के एक आदमी को गिरफ्तार करती है। पंचनामा किया जाता है और जब दिल्ली पुलिस उसकी पहचान सार्वजनिक करती है तो उधर पूर्वांचल में बैठे कई लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भुवनेश्वर में अरुण कुमार बन के रह रहा यह आदमी कोई और नहीं बल्कि ब्रिजेश सिंह था। अब मुख्तार और ब्रिजेश दोनों ही जेल में थे और वहीं से अपने अपने गैंग्स चला रहे थे, लेकिन मुख्तार एक एमएलए था और प्रदेश में सपा की सरकार थी। इसीलिए पूर्वांचल में लोगों को पक्का विश्वास था कि अब ब्रिजेश के नजदीकियों को चुन चुन के खत्म कर दिया जाएगा, उसके गैंग का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ब्रिजेश के जिगरी दोस्त अजय खलनायक पर एक बार फिर हमला होता है। उसकी गाड़ी पर दर्जन भर गोलियां दागी जाती हैं, जिनमें से एक उसकी पत्नी को भी लगती है। 2 महीने बाद एक चाय की दुकान पर बैठे ब्रिजेश के चचेरे भाई सतीश सिंह पर 2 बाइक सवार अंधाधुंध गोलियां बरसा देते हैं। सतीश मौके पर ही दम तोड़ देता है। सतीश की हत्या के बाद अटकलें लगाई जाती हैं कि अब पूर्वांचल ऐसी गैंग वॉर का साक्षी बनेगा जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ब्रिजेश को डबल क्रॉस करते हुए कृष्णानंद राय का भाई अजय राय मुख्तार अंसारी से हाथ मिला लेता है। इस संधि का मतलब यह था कि जेल में बैठा ब्रिजेश राजनीतिक रूप से अनाथ हो चुका था, इसलिए वो भी अब जेल से ही चुनाव लड़ने का निर्णय करता है और बनारस की एक सीट से चुनाव जीत एमएलसी बन जाता है। तब से लेकर आज तक कभी ब्रिजेश, कभी उसकी पत्नी तो कभी उसका भाई इस सीट से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। उधर मुख्तार की बात करें तो जेल में रहने के बाद भी उसकी ताकत और दौलत दोनों तेजी से बढ़ती रही, कम नहीं हुई। सैकड़ों गंभीर मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी सपा और बसपा जैसी पार्टियां उसे टिकट देने के लिए हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल के बीच झगड़े की शुरुआत भी अंसारी को ही पार्टी में शामिल करने के ऊपर हुई थी और इस झगड़े का सबसे ज्यादा फायदा उठाया था बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। खुद मायावती के शब्दों में मुख्तार अंसारी एक रॉबिन हुड है। वो मासूम है, गरीबों का मसीहा है। जो इनके ऊपर खास तौर से हत्या के आरोप लगाए जाते हैं कि इनका हाथ हत्या के अंदर है, तो क्या आज तक वो सबूत पेश कर पाए हैं?